अपोजिंग साइड हमने बनाई जो इसको पूरा कर रही है ट्राइंगल को, ये दे देगी इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर। याद रखेंगे ट्राइंगल लॉ में हमेशा आप एक्सटीरियर एंगल को कंसिडर करते हैं, यानी ये जो वेक्टर आर बना है ना यहाँ पर, ये वेक्टर आर ही इनका रिजल्टेंट होगा। लेकिन भैया ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है जो हमने कंस्ट्रक्शन करी, हमें नहीं पता। ये वाली डायगोनल तो a माइनस बी होती है, याद रखना। ये वाली डायगोनल होती है a प्लस बी। सेम ऑर्डर का मतलब एक के हेड से दूसरे का टेल जुड़ रहा है, तो इसे बोलेंगे हम सेम ऑर्डर। हमने कर दिया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। आज हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का। अब देखिए जो वेक्टर्स हैं इनको ऐड करने के लिए इनके स्पेसिफिक लॉज हैं। वेक्टर का अपना ही एक अलग अलजेब्रा है, अलग ही दुनिया है। तो आज हम उसी दुनिया में एंटर करेंगे और सीखेंगे वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन कैसे किया जाता है, क्या लॉज हैं जो इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, साथ में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जा करके जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम सबसे पहले सीखेंगे बच्चों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? मान लीजिए आपके पास दो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं, जाके देखिए। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, जो सेम प्लेन में एक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो यहां पर हमारे पास दो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कोई भी वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास है हमारा एक प्यारा सा सुंदर सा वेक्टर ए, और ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा नटखट सा वेक्टर बी। ये हमारे पास हो गए दो वेक्टर्स ए एंड बी। अब क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर्स सेम प्लेन में हैं, देखो ये बोर्ड के प्लेन में ही बनाए हैं मैंने दोनों को, तो ये दोनों कहलाएंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर मैं इन दो कोप्लेनर वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज कर दूं, किस तरह से? ऐसे। मान लीजिए मैंने ए को ऐसे लगाया और फिर बी को, इस बी की टेल को, ये जो टेल है बी की, इसको उठा करके ए के टिप से मैंने जोड़ दिया, कुछ ऐसे। तो ये जो अरेंज करना होता है इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर में अरेंज करना। तो यहां पर मैंने इन दोनों वेक्टर्स को लगा दिया इन सेम ऑर्डर। अब ये ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर ये दो वेक्टर सेम ऑर्डर में लगे हैं और ये एक इनकम्प्लीट ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो तीसरी साइड इस ट्राइंगल को कंप्लीट करेगी, यानी जो क्लोजिंग साइड होगी, वो क्लोजिंग साइड इनके रिजल्टेंट को दे देती है। क्लोजिंग साइड हमने बनाई जो इसको पूरा कर रही है ट्राइंगल को, ये दे देगी इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसी को बोलते हैं बच्चों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ध्यान क्या रखना है यहां पर, ये एंगल जो आउटसाइड वाला एंगल लिया जाता है, याद रखेंगे ट्राइंगल लॉ में हमेशा आप एक्सटीरियर एंगल को कंसिडर करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो वेक्टर आर, ये जो तीसरी साइड क्लोजिंग हमने बनाई, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के बराबर है। अब ध्यान से देखो, यहां पर ए की टेल्स, ए के हेड से बी की टेल जुड़ी थी, इसको बोलते थे सेम ऑर्डर में कनेक्ट करना। दिस इज कॉल्ड सेम ऑर्डर। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान दो या यहां पर ध्यान दो तो आप पाओगे कि आर की टेल ए की टेल से जुड़ रही है और आर का हेड बी के हेड से जुड़ रहा है। इसे बोलते हैं बच्चों ऑपोजिट ऑर्डर। तो ध्यान रखना है जो दो वेक्टर्स जिनका मैं सम कर रहा हूं वो लिए जाएंगे इन सेम ऑर्डर, और जो रिजल्टेंट होगा तीसरी वाली साइड, क्लोजिंग साइड, वो ली जाएगी इन ऑपोजिट ऑर्डर। तब हम कह सकेंगे वो तीसरी साइड का जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी वो ए और बी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के सम का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट देखा जाए तो स्टेटमेंट कहलाता है इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। अगर हम दो वेक्टर्स को एक ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं
तो जो तीसरी साइड होगी क्लोजिंग साइड ऑपोजिट ऑर्डर में, वो उनके रिजल्टेंट को दे देती है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसी को बोला जाता है बच्चों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इस ट्राइंगल लॉ का हम करेंगे अब प्रूफ। आपने कहा सर ये आपने कह दिया, हम कैसे मान ले? आप ये प्रूफ तो करके बताओ इसका कि क्या इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि वेक्टर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हम इसे ऐड कैसे करें, डायरेक्शन को कैसे ऐड करेंगे। तो यहां पर वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट का निकालने के लिए हम इसका सीखेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ठीक, तो चलिए एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं हम। ये हमने लिया हमारा वेक्टर ए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बड़ा ही आसान है ये। और अगर आपने ट्राइंगल लॉ सीख लिया तो समझो पैरेललोग्राम लॉ भी आ गया। ये हमने इसके एंड टू एंड लगा दिया, यहां पर ऐसे ये लगा दिया हमने वेक्टर बी। ठीक है ना, ये है हमारा प्यारा सा वेक्टर बी। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इनकी क्लोजिंग साइड, ये इससे मिल जाएगा हमको, है ना। इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों वेक्टर आर, जो कि ए प्लस बी के बराबर है। अब हम यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इस साइड को आगे एक्सटेंड करते हैं, और ये हमारा प्यारा सा एंगल बन जाएगा थीटा। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, के एल एम एंड एन। ठीक है जी, ये समझ में आ गया सबको। अब इसका प्रूफ बहुत आसान है, इसका जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है बहुत आसान है। ध्यान रखना है केवल 2 राइट ट्राइंगल यूज किए जाएंगे इसमें। ठीक, हम पहले उठाएंगे बड़ा वाला राइट ट्राइंगल। बड़ा वाला राइट ट्राइंगल कौन सा है, के एम एन। तो हम लिखेंगे बच्चों इन राइट ट्राइंगल के एम एन। अगर हम इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हम कह सकते हैं ये जो के एन का होल स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा के एम के होल स्क्वायर प्लस एम एन के होल स्क्वायर के। भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान से देखो, ये जो के एम है इसको 2 पार्ट्स में तोड़ सकता हूं, के एल प्लस एल एम में। तो मैं लिख सकता हूं के एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के एल प्लस एल एम का होल स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। यहां तक समझ में आई बच्चों सबको इक्वेशन, यस और नो? ठीक है, तो यहां तक तो हमारे पास ये फॉर्मूला तैयार हो गया। ये क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखिए यहां तक हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको, ये जब इक्वेशन आ जाएगी इसके बाद हम उठाएंगे छोटा वाला राइट ट्राइंगल, दैट इज एल एम एन। अब हम उठाएंगे छोटा वाला ट्राइंगल और हम कहेंगे इन राइट ट्राइंगल एल एम एन। इस ट्राइंगल में आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एल एम अपॉन एल एन। तो मैं कह सकता हूं एल एम इक्वल्स टू एल एन कॉस थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू निकालो सेम ट्राइंगल में। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा एम एन अपॉन एल एन। तो मैं कह सकता हूं एम एन की वैल्यू आ जाएगी एल एन साइन थीटा। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। इसकी वजह बताता हूं। देखो अगर आप नोटिस करो, मुझे के एल पता है ए के बराबर है, मुझे एल एम पता है बी के बराबर है, मुझे के एन पता है आर के बराबर है। लेकिन भैया ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है जो हमने कंस्ट्रक्शन करी, हमें नहीं पता। तो हम जो वैल्यूज पता हैं उनकी टर्म्स में इनकी वैल्यू रखेंगे, इसीलिए हमने यहां ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया। तो हम कहेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखो के एन की जगह मैं लिख दूंगा आपके, ये देखो के एन का स्क्वायर। अब के एल और एल एम को मैं लिखूंगा एल एन कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। और ये जो एम एन है इसको मैं लिखूंगा एल एन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो के एन है ये आर का मैग्नीट्यूड है, के एल ए का मैग्नीट्यूड है और एल एन बी का मैग्नीट्यूड है। तो मैं इसको लिख सकता हूं आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर
प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला, प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बन जाएगा। यहां से देखो अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं और आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस यहां से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर आ गया 2ab कॉस थीटा। यस और नो, यहां तक क्लियर? अब ये बन जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो मैं कहूंगा और आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मतलब जो वेक्टर आर है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इस इक्वेशन से हमें क्या मिला बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर आर बना, इससे मिल गया हमें उसका मैग्नीट्यूड। आई होप सबको यहां तक क्लियर हो गया, यस और नो? अब वेक्टर में ये जो रिजल्टेंट आर है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या होता है? होती है डायरेक्शन। ठीक, तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें? तो इसके लिए एक बड़ा ही सुंदर सा हम केस यूज करेंगे। भाई मैंने बताया था वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन की फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं एंगल्स का, हम एंगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना? तो यहां पर ये जो बीटा है जो ये वेक्टर ए के साथ बना रहा है, मुझे ये निकालना है। फिर से बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, इसमें tan बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो अगर इस ट्राइंगल में मैं कहता हूं इन राइट ट्राइंगल के एम एन, अगर मैं tan बीटा कैलकुलेट करूं बच्चों तो वो होगा परपेंडिकुलर एम एन अपॉन बेस के एम, ठीक है? तो मैं लिखूंगा एम एन अपॉन के एम। अब ये जो के एम है इसको मैं फिर से तोड़ सकता हूं के एल प्लस एल एम में। देखो के एल प्लस एल एम में तोड़ा जा सकता है, वैल्यूज हैं मेरे पास, एल एम की वैल्यू है, एम एन की वैल्यू है और के एल तो ए के बराबर है। तो मेरे पास आ जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो आप कह सकते हो बीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है? तो इसका हम कर देंगे tan इनवर्स और ये जो फॉर्मूला हमें मिला ये फॉर्मूला देता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकाला आर, ये देता है उसकी डायरेक्शन। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते समय जो आपको ध्यान देना है वो क्या देना है? देखो ये वेक्टर बीटा, ये जो एंगल बीटा है ये आर और ए के बीच में है ना? तो अगर आप नोटिस करोगे ए जहां पर आ रहा है, जिस वेक्टर के साथ आपका रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो ए की जगह लिखा जाता है। अगर मान लो ये वेक्टर बीटा अल्फा एंगल बना रहा होता बी के साथ, तो यहां बी आता और यहां ए आता। ये ध्यान रखना जरूरी है। तो ये था हमारा एनालिटिकल मेथड जिससे हमने डिराइव किया फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। अब इसी के जैसा बिल्कुल सेम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी दो कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करता है, बस इनको अरेंज करने का तरीका फर्क है। देखिए ये कहता है, मान लीजिए आपके पास ये दो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। एक है हमारा प्यारा सा सुंदर सा वेक्टर ए और दूसरा है नटखट सा शरारती सा वेक्टर बी। ये हमारे पास दो वेक्टर हो गए, ठीक है? अब हमें इन्हें अरेंज करना है। कैसे? हम इनको अरेंज कुछ ऐसे करेंगे। ये मैंने बना दिया वेक्टर ए। अब की बार हम इनको बनाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल क्या होते थे? ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है।
तो मैं ऐसे ही बी को उठा के लाया और यहां मैंने लिख दिया भैया ये बन गया मेरा वेक्टर बी। ठीक है, ये हमारा बन गया प्यारा सा वेक्टर बी। अब ये बन गए को इनिशियल, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। अब अगर मैं कहूं ये एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, आपको कि सर कौन सा पैरेललोग्राम, नजर तो नहीं आ रहा, तो उसे नजर में ले आते हैं। कैसे? हम इस वाली के पैरेलल एक साइड बनाएंगे, इस वाली के पैरेलल दूसरी साइड बनाएंगे, तो अब देखो पैरेललोग्राम नजर आ गया है कि नहीं। तो ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो कोप्लेनर वेक्टर्स दिए गए हैं और आप उनको इस तरह से अरेंज करते हो कि वो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल इनके कॉमन पॉइंट क्या है, ये वाला, इनके कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल बनेगी ना, वो इनका रिजल्टेंट दे देगी। ये है हमारा प्यारा सा पैरेललोग्राम लॉ। यानी ये जो वेक्टर आर बना है ना यहां पर, ये वेक्टर आर ही इनका रिजल्टेंट होगा, यानी इनके सम के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको कि सर ये कैसे ट्रायंगल लॉ के बराबर है? अब जरा ध्यान से देखना मेरा कमाल। यहां पर अगर मैं इस वेक्टर बी को उठा के यहां लगा दूं कुछ ऐसे, देखो अगर मैं वेक्टर बी को उठाऊं और यहां लगा दूं बच्चों, यहां से उठा के यहां, तो ये ट्रायंगल लॉ नहीं बन गया? देखो जरा, वेक्टर बी यहां से उठा के यहां लगा दिया, ट्रायंगल लॉ है कि नहीं? देखो ये रहा ट्रायंगल लॉ, और यहां पर हमने इसको पैरेललोग्राम लॉ बना दिया। तो बेसिकली लॉ सेम है, सिर्फ उन वेक्टर्स को अरेंज करने का तरीका फर्क है। इस बार इनको को इनिशियल बना दिया हमने। पहले यहां पर एंगल हम लेते थे एक्सटीरियर एंगल थीटा ए और बी के बीच में, अब अगर आप नोटिस करो तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा नहीं बन जाएगा क्या? है कि नहीं? है ना सेम बात, बिल्कुल सेम। तो इसका जो प्रूफ है वो बिल्कुल सेम आता है, बिल्कुल सेम जो हमने अभी पीछे किया ना। जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका मैग्नीट्यूड यहां पर भी क्या आएगा? सेम वही। क्या आएगा जी? आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये इसे मान लेते हैं बीटा, तो जो tan बीटा आएगा आपके पास सेम वही b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, बिल्कुल सेम, नो चेंजेस एट ऑल, आइडेंटिकल है। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम drawn from a common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by that diagonal of the parallelogram passing through that point। उसी पॉइंट से पास होने वाली, देखो पैरेललोग्राम में दो डायगोनल बन सकती हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो ये वाली जो डायगोनल है ये नहीं लेनी, ये वाली डायगोनल तो a माइनस बी होती है, याद रखना, ये वाली डायगोनल होती है a प्लस बी। ठीक है, तो हमें प्लस करना था, तो हम ये वाली डायगोनल लेंगे जो उनके इस कॉमन पॉइंट से पास होती है। तो इसका जो एनालिटिकल प्रूफ है बिल्कुल सेम है। कैसे? जब आप इसका एनालिटिकल प्रूफ करेंगे तो देखिए बिल्कुल सेम चीज है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं कह रहा हूं। इसे दोबारा हम नहीं करेंगे यहां पर, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड सेम होगा, एक अल्फाबेट भी नहीं बदलना पड़ेगा आपको इसके प्रूफ में। तो अगर आपको एक प्रूफ आ गया तो समझो दूसरा भी आ गया, मजा आ गया सर, है कि नहीं? ऐसी का ऐसी कर दिया हमने। ठीक है जी, ये हमारा वेक्टर बी ही है, ये देखो सेम टू सेम ऐसी का ऐसी है ना। अब पैरेललोग्राम को पूरा कर दें, ये लो जी। अब इसका रिजल्टेंट बना दें, रिजल्टेंट भी बना दिया, ये लो हाजिर हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर भी हमारे पास। इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा प्यारा सा एंगल थीटा, रिजल्टेंट वेक्टर आर का प्यारा सा एंगल बीटा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखो सेम, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहां से इसको एक्सटेंड किया, ये एंगल
थीटा ही तो है, नाम भी दे देते हैं के एल एम एन। देखो सेम टू सेम वही प्रूफ है, हाँ कि ना? तो इसलिए सेम वही, आंसर भी चेंज नहीं होता। जो रिजल्टेंट आर आएगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जो आपके पास बीटा की वैल्यू आएगी एंगल, वो आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कोई चेंज नहीं, तो बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने ट्रायंगल लॉ में कर लिया, पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ बिल्कुल सेम है, वर्ड बाय वर्ड, एक अल्फाबेट भी नहीं बदलना पड़ेगा। आ गया समझ सबको? तो बिल्कुल सेम वैसे ही हमको ये करना है। ये तो बच्चों जो हमने अब यहां तक प्रूफ देखे, इनमें दो ही वेक्टर ए बी ए बी ए बी, भाई अगर दो से ज्यादा हुए तब क्या करें? तो इसके लिए है हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये पॉलीगन लॉ कहता है अगर आपके पास एक से ज्यादा वेक्टर हैं, देखिए कैसे, इसको भी फिगर से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपको ये दिया गया है एक प्यारा सा वेक्टर ए, ये दिया गया है एक प्यारा सा वेक्टर बी, ये दिया गया है एक प्यारा सा वेक्टर सी, ये दिया गया है एक प्यारा सा वेक्टर डी, और ये दिया गया है एक प्यारा सा वेक्टर ई। तो अब हमें सिर्फ इन्हें करना है रीअरेंज एक पॉलीगन की फॉर्म में। देखो कैसे, हमने उठाया ए, ये ए यहां लगा दिया, देखना ध्यान से, देखो कितना सुंदर बनेगा अभी हमारे पास। अब हमने उठाया बी, बी को यहां लगा दिया, देखना देखो, ए ये लगा दिया बी। अब हम उठाएंगे सी को, ये हमने उठाया प्यारा सा हमारा सी। अब हम उठाएंगे डी को, यह उठाया हमने प्यारा सा वेक्टर हमारा डी। ध्यान से देख रहे हो मैं कैसे लगा रहा हूं, मैं एक के हेड को दूसरे के टेल से जोड़ रहा हूं। कौन सा अरेंजमेंट हुआ? सेम ऑर्डर का। अब हम उठाएंगे ई को, ये उठाया हमने हमारा प्यारा सा वेक्टर ई, और हम यहां पर आ गए। ये हमने बनाया जी वेक्टर ए, ये लिखा वेक्टर बी, ये लिखा वेक्टर सी, ये बनाया डी, और ये बनाया ई। देखो ऐसी कैसे उठा के रखे मैंने, ठीक है? क्या ये पॉलीगन पूरा हो गया? आप कहोगे नहीं सर यहां से तो खुला है, तो भैया इसका मुंह बंद कर देते हैं जो खुला है। हमने इसका मुंह बंद कर दिया, ये मुंह बंद हो गया, ये रहा जी, मुंह बंद हो गया। अब ये जो मुंह बंद करना है ये ऑपोजिट ऑर्डर में करना है, ऐसे। ये सब कौन से ऑर्डर में थे? सेम, एक के हेड से दूसरे का टेल जुड़ रहा था, यहां देखो हेड से हेड जुड़ रहा है, तो ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो लॉ कहता है कि भैया ये जो ऑपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर आर है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, इन सब के सम के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन, देखो ये पॉलीगन ओपन था जब तक ये वाला साइड नहीं लगा था, ओपन था। ओपन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब एक के हेड से दूसरे का टेल जुड़ रहा है, तो इसे बोलेंगे हम सेम ऑर्डर। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ दैट पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये क्लोजिंग साइड कहलाएगी, और ये क्लोजिंग साइड ली जाएगी बच्चों ऑपोजिट ऑर्डर में। तो देखो इसलिए हेड से हेड जोड़ दिया, तब हम कह सकते हैं ये जो वेक्टर आर है ये ए बी सी डी और ई का सम कहलाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। तो ये था हमारा प्यारा सा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, अब बात आती है सर इसको प्रूफ कैसे करें, हाउ कैन वी प्रूव पॉलीगन लॉ। तो चलिए इसका प्रूफ भी देखते हैं। हम इनको अरेंज कर लेते हैं वैसे ही पॉलीगन की फॉर्म में।
हम एक पॉलीगन बना देते हैं। ठीक है, ये हमने पॉलीगन बना दिया जी, ओपन पॉलीगन। ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर डी। ठीक है, अभी हम डी तक ही ले रहे हैं, आगे भी आप जितने मर्जी चाहें उतने बना सकते हैं। अब इसकी क्लोजिंग साइड भी बना डालते हैं जी, ये हमने बना दी इसकी क्लोजिंग साइड। और ये कौन से ऑर्डर में लेनी है? ऑपोजिट ऑर्डर में लेनी है सर, है ना। तो भैया ये आ गया वेक्टर आर। अब इसका प्रूफ करने के लिए हम यहां पर बीच में ये इनिशियल पॉइंट से ऐसे वेक्टर्स बना देंगे। देखो कितना आसान है, अभी मजा आ जाएगा इसको समझने में। ट्राइंगल लॉ समझ में आ गया था ना, बस ट्राइंगल लॉ ही अप्लाई करना है। इसको बोलेंगे वेक्टर R1, इसको नाम देते हैं वेक्टर R2। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को नाम दे देते हैं K, L, M, N एंड O। ये हमारे पास एक पेंटागन बन गया। तो हम पहले उठाएंगे ट्राइंगल KLM, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल KLM। भैया इस ट्राइंगल पर अब आपको लगाना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो ट्राइंगल लॉ क्या कहता था, अगर आपके पास दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है एक ट्राइंगल में, तो उनका सम उस तीसरे वेक्टर के बराबर होता था जो ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो यहां पर देखो KL और LM सेम ऑर्डर में है, और ये जो KM है ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो मैं लिखूंगा R1 इक्वल्स टू A प्लस B। तो मैं लिखूंगा R1 वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम उठाएंगे इससे अगला ट्राइंगल। अगला ट्राइंगल है KMN। मैं कहूंगा इन ट्राइंगल KMN। इसमें भी अब जरा ट्राइंगल लॉ लगाओ। तो देखो जो दो साइड सेम ऑर्डर में है, ये वाली KM और MN यानी R1 प्लस C का जो सम है वो ऑपोजिट ऑर्डर वाली KM यानी R2 के बराबर होगा। तो मैं कहूंगा R2 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर। अब ये R1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा सकता हूं, तो यूजिंग इक्वेशन 1 मैं कह सकता हूं R2 इक्वल्स टू R1 की जगह लिख सकता हूं A प्लस B और प्लस C। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब बचा तीसरा ट्राइंगल KNO। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल KNO। इस ट्राइंगल में फिर से ट्राइंगल लॉ लगाओ। तो देखो एक वेक्टर ये KN और एक वेक्टर ये NO, दे आर इन सेम ऑर्डर, और ये जो वेक्टर है KO ये है ऑपोजिट ऑर्डर में। तो मैं लिखूंगा वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर R2 प्लस वेक्टर D। अब यहां पर इक्वेशन 2 से R2 की वैल्यू यूज कर दो। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 आप कहोगे वेक्टर R2 की जगह A B C का सम आ जाएगा। तो वेक्टर A प्लस B प्लस C और D तो था ही, हमने कर दिया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफ। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ट्राइंगल लॉ को मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करना है ट्राइंगल में और पॉलीगन लॉ प्रूव हो जाएगा। बच्चों समझ में आया सबको? आई होप मजा आ रहा होगा वेक्टर्स पढ़ने में। देखो वेक्टर्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ लगन से तो हम जरूर बेहतरीन स्कोर हासिल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो शेयर नहीं करी है, कमेंट नहीं करा है, तो अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको मजा आ रहा है, फिजिक्स पढ़ने में मुश्किल नहीं लग रही है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।